ये हमारी जीयूसी की सीरीज का 7th लेक्चर है। इससे पहले अभी तक हम सारे इफेक्ट्स इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन खत्म कर चुके हैं। उसी के साथ एरोमेटिसिटी 1 एंड 2 दोनों खत्म कर चुके हैं विद देयर एप्लीकेशंस आल्सो। और ये हमारा 7th लेक्चर है। इसमें हम एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, डेट इज एबीसी, और एबीसी का ए टू जेड हम खत्म करेंगे। और पहले हम एसिडिटी से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम एसिडिटी को कम्प्लीटली वाइप्ड आउट कर देंगे। ध्यान से समझना आप सारी चीज़ें। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में होंगे वो भी आपको पता चल जाएंगे किस तरीके से सवाल आते हैं। जितने प्रीवियस ईयर होते हैं किस तरीके से सवाल आते हैं वो सब हम समझ लेंगे इसी लेक्चर में एसिडिटी के रिगार्डिंग। एंड बेसिसिटी का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए एबीसी, ध्यान से देखिए। अब हमें एसिडिटी बतानी है। अब आप इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक्स ये सब बातें समझ चुके हैं। अब उनको अप्लाई करने का वक्त आ गया है। चलिए अप्लाई करते हैं उसको। देखिए सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको फिर से बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है, मतलब कितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है जिससे उसकी एसिडिटी बढ़ेगी। क्योंकि अभी हम एसिडिटी की बात करें, डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बातें करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा CF3। CF3 को तो अपनी आंखों में बसा लेना, बस जहां भी दिखेगा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक, ये बात आप ध्यान रखना। ये CF3 होगा, ट्राइफ्लोरोकार्बन, ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा NO2 ग्रुप है। देन हमारे पास CN साइनो ग्रुप है। देन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन, देन फिनाइल ग्रुप PH, एंड देन Me। और Me के बाद हमारे पास इथाइल आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा, देन प्रोपाइल आ जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, और उसी के साथ उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा प्लस आई बढ़ेगा। प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। डेट्स व्हाई नेगेटिव में जा रहा होता है। ओके, चलिए अब हमारे पास एसिडिटी बताने के लिए सवालों में हमसे कभी बार एसिडिटी की जगह pKa पूछ लेते हैं। अभी pKa क्या बवाल है देख रहे हैं से। pKa होता क्या है? इट इज अ माइनस लॉगरिथम ऑफ Ka। Ka क्या होता है? देखिए ध्यान से, हमारे पास एक एसिड होता है Ha एसिड है। बेसिकली से लिखा इसलिए क्योंकि ये H+ लूज करेगा। H+ लूज करेगा तो यहाँ पे A- बन जाएगा, मतलब दैट इज एनायन। जैसे हमारे पास अगर HCl है तो HCl में ये H+ होगा, ये Cl- होगा, तो Cl- क्या कहलाएगा? आपका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। कॉन्जुगेट बेस का मतलब है इस एसिड की स्ट्रेंथ, इस एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि कितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये हमारे पास डिसोसिएशन होता है एसिड का। इसी डिसोसिएशन को हम यहाँ लिखते हैं Ka की फॉर्म में। तो व्हाट इज Ka? Ka इज योर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ADC, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका जब नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं तब pKa की वैल्यू आती है, और मोर टेक्निकल टर्म pKa होती है हमारे पास में, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि K जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज्यादा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि उतना ज्यादा H+ डिसोसिएट होगा, उतना ज्यादा टूटेगा। तो जितना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा Ka, जितना ज्यादा Ka उतना नेगेटिव लॉगरिथम की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसमें कम हो जाएगी, मतलब pK वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम यहाँ से ये समझे कि जितनी ज्यादा एसिडिटी होगी, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका Ka उतना ज्यादा, और जिसका Ka जितना ज्यादा उसका pKa उतना कम। तो मतलब एसिडिक ऑर्डर में जब भी हम बातें करेंगे तो pKa जो होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ तक आप समझ गए इस बातों को कि pKa एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, ठीक है। ये जो हमने एक सीरीज लिखी है एनसीईआरटी से फॉलोड है, उसमें मैंने कुछ एडिशन करा है बेस्ड ऑन द जो भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी से लिए गए, कंप्लीटली ट्रस्टेड है। ओके, ध्यान से समझना आप सब चीजें। ओके, सबसे पहले हमारे पास देखिए मैं एक फंक्शनल ग्रुप उठा के लाया हूं। सबसे पहले क्यों उठा के लाया हूं उसके पीछे कुछ रीजन है, और इसी के बाद मैं आपको बताऊंगा भी जब भी हमारे पास एसिडिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे तो मेजरली 90% एरिया कौन कवर करता है? 90% एरिया कवर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर। तो मैं पहले आपको कार्बोक्सिलिक समझाऊंगा, उसके बाद आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप समझाऊंगा, फिनॉल का केस, और आपको बताऊंगा कि कब फिनॉल डोमिनेट करेगा कार्बोक्सिलिक को और कब कार्बोक्सिलिक डोमिनेट करेगा फिनॉल को। ओके, देखिए ध्यान से, ये हमने सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्डर लिख रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा है? CF3। क्यों लिखा है CF3? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है, और इट इज द मोस्ट एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड एवर नोन। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इट इज द मोस्ट एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड एवर नोन, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा,
जब भी मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक के एसिड्स पढ़ा रहा हूँ तो हमारे पास दो तरीके के एसिड्स होते हैं। मैं टाइप पे नहीं जा रहा हूँ, ब्रॉन्स्टेड, लुईस, नो, मैं बता रहा हूँ आपको कि मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। जो मिनरल एसिड्स होते हैं हमारे पास जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, ये हमारे पास मिनरल एसिड्स होते हैं जिनमें बेसिकली कार्बन नहीं होता, जिनमें मिनरल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस तरीके। तो ये वाले जो एसिड्स होते हैं ये हमेशा ऑर्गेनिक एसिड, ये हमने सब लिखे ऑर्गेनिक एसिड्स लिखे हैं यहाँ पे बेसिकली, जिसमें कार्बन आ जाता है हमारे पास। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हमेशा मिनरल एसिड से कम होते हैं, मतलब मिनरल एसिड्स की एसिडिटी हमेशा ज़्यादा होती है, ये बात आप ध्यान रखना। अब उसके जब ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड में भी कार्बोक्सिलिक की क्लासिफिकेशन आती है जो इस तरीके से कुछ काम करती है। अगर आप ये समझ गए आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले मैंने CH3 का ऑर्डर निकाला बिकॉज ऑफ दिस। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ 3 फ्लोरो थे, 3 फ्लोरो का मतलब 3 फ्लोरीन यहाँ पे आए, कैसे, यहाँ से आए, क्योंकि 3 फ्लोरो इसका इतना ज्यादा इंडक्टिव होता है अपनी तरफ विड्राइंग करने का इफेक्ट कि बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ा देता है। मैंने 3 फ्लोरीन हटा के 3 क्लोरीन लगा दिए, तो इसी के बाद अगला ऑर्डर इसका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ ध्यान से देखिए, कभी भी 3 ब्रोमीन एक साथ कार्बन पे आ नहीं सकते क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए ब्रोमीन आयोडीन की बातें हम नहीं करेंगे। ब्रोमीन आयोडीन जब भी आएगा देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो ब्रोमीन यहाँ पर आया सबसे पहले, कार्बोक्सिलिक के बाद एक कार्बन है उस पर ब्रोमीन है। ठीक है, यहाँ पर हम 3 लगा रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 लगाए हैं। ठीक है, तो 2 नहीं आ पाते ब्रोमीन और आयोडीन बिकॉज ऑफ देयर बल्की साइज, तो 3 क्लोरीन है, उसके बाद ये ऑर्डर आ गया। देन हमने क्या करा, 1 हाइड्रोजन रखा और 2 क्लोरीन रखे। ठीक है, तो उसके बाद इसका ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास में। अब जैसे ही 2 क्लोरीन की टेंडेंसी खत्म हुई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपना इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, अब हमारे पास आएगा ये NO2 ग्रुप अकेला, तो ये लगेगा हमारे पास CH2 के साथ में NO2 ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, इसका एसिडिटी ऑर्डर इस तरीके से चलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है हमारे पास CN। देखिए ध्यान से CN, यहाँ CN लिखा, यहाँ मैंने NC लिख दिया, क्यों NC क्यों लिख दिया भाई, ध्यान से देखिए ये बेसिकली है क्या। तो आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब 2 साइड होती है इसके पास में, एक CN होती है और एक NC होती है। NC हो जाता है तो आइसोसाइनाइड बन जाता है, CN होता है तो साइनाइड बन जाता है। ओके, और आपने एक इसी के थ्रू बता भी देता हूँ बात, अगर आपके पास AgCN है और आपने अगर कोई भी हेलोजन हटाया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान, तो उस समय वो हेलोजन वहां से हटेगा और AgCN के थ्रू CN नहीं लगेगा वहां पे, वहां NC लगेगा। तो कभी भी कन्वर्जन में हेलोजन हटा करके आइसोसाइनाइड लगाना, AgCN से रिएक्शन करा देना सिल्वर साइनाइड से। चलिए ध्यान से आगे देखते हैं। तो यहाँ पर NC है हमारे पास, बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि जो कार्बन है वो इस कार्बन से जुड़ा है, ना कि नाइट्रोजन से। अगर मैं CN लिख देता तो यहाँ पर N हो जाता और वो चीज अलग हो जाती, फिर वो NC से जुड़ जाता, आइसोसाइनाइड केस हो जाता। ओके, तो यहाँ पर हमने साइनाइड बताया क्योंकि CN से जुड़ेगा, मेरा CN, तो यहाँ पर हमने CN लिखा। ठीक है, CN के बाद हम फिर से अपने किस पे आ गए, हम फिर से अपने फ्लोरीन पे आ गए। पहले हमने 3 फ्लोरीन देखे, फिर हमने 3 क्लोरीन देखे, फिर हमने 2 क्लोरीन देखे, अब हम आ गए 1 कार्बन और 1 फ्लोरीन के साथ में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेम फ्लोरीन हटके क्लोरीन, फ्लोरीन की तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही होगी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, और बाद में यहाँ पर क्लोरीन आ गया, देन बाद में आपके पास यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। ये बात आप अच्छे से समझ गए। और ये बनते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं आपको अगर पता हो तो बताना आप नीचे, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे पूछा था एक रिएक्शन के बारे में, अगर आपको पता होगा। ये आपका अल्फा हेलो एसिड है, ये आपका अल्फा हेलो एसिड से कैसे बनते हैं आपको बताई थी सारी बातें। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास यहाँ तक की बातें हो गई है। उसके बाद अब आएगा हमारे पास हाइड्रोजन। देखिए ध्यान से, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर आपका लग गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद अब यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के बाद पीएच है, हाइड्रोजन के बाद पीएच। देखिए हाइड्रोजन का केस और पीएच का केस, ये आपका पीएच होता है, पीएच इज बेसिकली फिनाइल। फिनाइल कैसा दिखता है, फिनाइल इज योर दिस, ये आपका फिनाइल है और COOH है, मतलब कि ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में ये होगा, ये क्या है, 2 कार्बन है, बेसिकली बीटा हेलो एसिड है। आप याद मत करिए चीजों को, आप दिमाग में समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपके पास ट्राइफ्लोरो था अल्फा पोजीशन पे, यहाँ पर सब अल्फा पोजीशंस हैं वाली, जितनी भी पोजीशंस चल रही हैं ये सब अल्फा पोजीशंस के रिगार्डिंग ही चल रही है। ऊपर ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है। जैसे आप यहाँ पर आए, यहाँ पे बीटा पोजीशन आ गई। और आपको पता है कि ये जो हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स कैसे होते हैं, डिस्टेंट डिपेंडेंट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने पढ़ा था। और जितना ज्यादा ये दूर जाते हैं, इनकी जो टेंडेंसी होती है, जो इनका बेसिक नेचर होता है, वो उतना ज्यादा कम होता रहता है।
तो क्लोरीन जितना दूर जाएगा, पहले अल्फा पे था तो ज्यादा लगा रहा था, अब बीटा पे चला गया तो और कम लगाएगा, जिसकी वजह से एसिडिटी रिलेटिवली कम होगी अपने अल्फा वाले से। तो अल्फा की ज्यादा होती है, बीटा की कम होती है, और वो बेंजोइक और फॉर्मिक एसिड के बीच में होती है। बस आप इस बात का ध्यान रखना। फिर आपके पास आ गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होती है देन हाइड्रोजन, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो पीएच, ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर ये आपको इतनी जगह काम आने वाला है, आपने सोचा भी नहीं होगा आज तक। मैं आपको समझाऊंगा आगे जाकर के, जब हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करेंगे तो आपको ये ऑर्डर बहुत काम आएगा, ध्यान रखना इस बात का। क्या आपका बीटा था, ये आपका बेंजोइक एसिड हो गया, और ये आपका, ये देखिए ये पीएच CH2 COOH, ये बेंजीन और कार्बोक्सिल के बीच में आपके पास क्या लग गया है, CH2 लग गया है, ठीक है। चलिए अब ये आपके देखते हैं ये हुआ क्या। बेसिकली यहाँ पर CH2 COOH लग गया, इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, और जब आपने इंडक्टिव में पढ़ा है कि एक कार्बन आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा तो एसिडिटी कम कर देगा, दैट्स व्हाई इसकी एसिडिटी इससे कम हो गई है। फिर नेक्स्ट ऑर्डर में आप आए, यहाँ पर आपका आ गया एसिडिक एसिड, देन आपका आ गया एसिडिक एसिड को आप इथेनोइक एसिड भी कह लीजिए, और ये आपका प्रोपेनोइक एसिड आ गया, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन थे सिर्फ कार्बोक्सिलिक के अलावा, यहाँ पर एक ही है, इस वजह से एक की एसिडिटी ज्यादा होगी, 2 की कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात आप समझ गए कॉन्जुगेट बेस वाली। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी होगी, जितनी ज्यादा एसिडिटी होगी उतना ज्यादा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, जितना ज्यादा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना कम उसका पीके हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव लॉगरिथम है, और जितना कम पीके हो जाएगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। यही घूम फिर के हम सब बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन के ऊपर जो OH लगा होता है उसका क्या केस होता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे ध्यान से समझेंगे। अब हम देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, बहुत काम की बात ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये आपके पास फिनॉल है और ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज बेंजोइक एसिड। ये आपके पास बेंजोइक एसिड है। सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए, आपने पढ़ा होगा कि बेंजोइक एसिड जो होते हैं वो ज्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये हमारे पास ज्यादा एसिडिक होते हैं। अब ये होते हैं क्यों, ये ज्यादा एसिडिक होते हैं, मोर एसिडिक है। बट सर आपने तो हमें बताया था कि जब OH यहाँ से जब हटता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से रेजोनेंस करता है, जिस वजह से ये एक एसिड बन जाता है, ये एक एसिड बन जाता है। और जब मैंने पढ़ाया था इसके बारे में आपको, तो उस एसिड के पहले मैंने एक टर्म भी लिखी थी, वो क्या थी, वीक एसिड। क्या बताई थी, वीक एसिड। और आप में से कौन कौन मुझे बता सकता है कि फिनॉल का कॉमन नेम क्या है, मैंने पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में जरूर बताना मुझको, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, सेम यहाँ पर भी केस हो जाएगा, यहाँ से H जाएगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये हमारे पास रेजोनेंस है बेसिक, ठीक है। आप में से सभी को पता है कि ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है, और ये बात तो आपको पता थी कार्बन वाली। अब यहाँ बताइए, आप पाई बॉन्ड इस जगह जाएगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। मतलब कार्बन पर क्या चार्ज आया, यहाँ पर माइनस चार्ज आया। यहाँ पर जब रेजोनेंस हुआ तो नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये पाई बॉन्ड इस एटम पर चला गया, मतलब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया। अब आप में से सिर्फ मुझे ये बताइए कि किस पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, पर आपको पता है ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना ज्यादा पसंद करता है। इसका मतलब जब फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस हुआ, जब फिनॉल डिसोसिएट हुआ फिनॉक्साइड आयन में, उसने अपना डिसोसिएशन किया, उसके बाद जो उसका नेगेटिव चार्ज आया वो कार्बन पर आया। जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर आएगा, आगे जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कार्बन पे घूम रहा है, कार्बन इज नॉट दैट मच इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज घूमे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। दैट इज द रीजन व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। आई होप ये समझ गए होंगे। इस आयन को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके पास जैसे फिनॉक्साइड आयन है, ये आपके पास फिनॉक्साइड आयन है,
ये आपके पास बेंजोएट आयन है, ठीक है, ये आपके पास बेंजोएट आयन है। नाम कैसे रखते हैं, इनका नामकरण रखने की भी तिथि आएगी, हम जिस दिन इनके नामकरण ही पढ़ेंगे सर, ठीक है। तो ये आपके पास मोर एसिडिक है, ये आपके पास वीक एसिड है। क्यों है ये आप बहुत अच्छे से समझ गए, बिकॉज ऑफ दिस ओनली रीजन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर जब OH लगा होगा, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर यहाँ पर OH लगा है और यहाँ पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो ज्यादा ही होगी हमेशा, ठीक है। क्या कभी कोई ऐसा केस आ सकता है जीवन में कि फिनॉल पे मैं कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, आप में से कुछ लोग कहेंगे यहीं पे जो सर्कल करा है आपने, मैंने यहाँ पर इसलिए सर्कल करा है क्योंकि जब फिनॉल का रेजोनेंस करता हूँ ना तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल को यही जगह मिलेगी, यही जगह मिलेगी और कोई जगह नहीं मिलती, तो इस वजह से मैंने यही सर्कल करा है। तो क्या कोई ऐसा केस है कि जब ये डोमिनेट कर जाए एसिडिटी में, तो यस केस है, वही केस हमें समझना भी है। उससे पहले आपको एक ऑर्डर बताता हूँ OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक को लेकर के, पहले वो समझते हैं और उसके बाद इस कहानी को शुरू करते हैं फिर से। देखिए ध्यान से, एक आपके पास होते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक आपके पास होते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक आपके पास होते हैं एरोमेटिक एल्कोहलिक ग्रुप्स। ये आपके पास केसेस होते हैं। अगर मैं आपसे जनरल ट्रेंड पूछूं तो आप जनरल ट्रेंड में मुझे बताएंगे कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, एलिफेटिक उससे कम है, देन एरोमेटिक है। क्या ऐसा केस है कि ऑर्डर रिवर्स कर जाए यहाँ पर इस जगह पर्टिकुलरली? यस, इट इज पॉसिबल इन 2 ways। ये हमें समझना है कि कैसे ये डोमिनेट कर जाएगा। जनरल बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जनरल बात आप सब देखते आए हैं, सब सुनते आए हैं, सब देखते हैं, सब चीज आपको पता है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा एज दिलाएगा, है ना। सारी चीज एक्स्ट्रा एज तक की है। सभी बच्चे, अगर 10 में से टेस्ट हो रहा है 7 हर कोई क्रॉस कर पा रहा है, ये 9 वाला बच्चा क्या अलग से कर रहा है, मुझे इस पे ध्यान देना है। मैं ये बात आ रहा हूँ कि आपको ये 2 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना हमेशा। 7 मार्क्स पे भी बताऊंगा मैं सब बातें कि 7 मार्क्स कैसे आएंगे, बट मैं भी आपको एक्स्ट्रा एज वाली बातें बता रहा हूँ कि एग्जाम में एक्स्ट्रा एज किससे मिलता है, ठीक है। ध्यान से समझना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी, कोई उड़न खड़ोला बातें नहीं होंगी कि हवा में उड़ती हुई कुछ भी बात आ गई, कुछ भी मैंने छाप दिया यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखना। आपने एक एसिड का नाम सुना होगा, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, अभी पिक्रिक एसिड होता क्या बेसिकली, इट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इट इज योर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या होता है आपके पास में, ये पिक्रिक एसिड जो है, ध्यान से देखो, ये आपके पास कुछ इस तरीके से दिखता है। ये फिनॉल है आपके पास, 2,4-ट्राइनाइट्रो, जो मैंने आपसे पोजीशंस की बात की थी ये वही है। इसका मतलब आप ये भी समझ गए कि NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल भी है, NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है। और हम बहुत डिटेल में बातें करेंगे कि NO2 इलेक्ट्रोफाइल क्यों होता है, कैसे अटैक करता है, क्या कहानी है, सब समझेंगे हम जब लेक्चर्स पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये आपके पास ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, एक और आपके पास एसिड होता है, तो ये आपका पिक्रिक एसिड तो ये हो गया, ठीक है। एक आपके पास होता है 2,4-DNP, नाम सब बच्चों ने ऐसा लग रहा है सुना हुआ होगा। 2,4-DNP क्या है ये 2,4-DNP? भाई ये है 2,4-DNP। ये आपके पास रिंग, ये आपके पास OH, ये आपके पास NO2 और यहाँ आपके पास NO2। ये आपका 2,4, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबरिंग चली है 5, 6। ओके, तो आपका 2,4-DNP है। 2,4-DNP कमेंट में जल्दी से मुझे बताइए कि किसने 2,4-DNP का नाम सुना है। बेसिकली है क्या, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल किसमें काम आता है ये सबको ही बताइए आप, और किस रंग का प्रेसिपिटेट बनाता है ये एंड में जब रिएक्शन करता है, चलिए सब बताना आप लोग। ओके, ये 2,4-DNP है आपके पास में, और एक है आपके पास में अब एसिटिक एसिड, और एक है आपके पास में
ये कंपाउंड। मैं मेटा का केस अभी ले नहीं रहा हूँ, मेटा के केस पर भी मैं आऊंगा। अभी मैं आपको एक ब्रीफ बात बताना चाह रहा हूँ, ब्रीफ नहीं सॉरी डिस्क्रिप्टिव बात बताना चाह रहा हूँ। ये वाला ऑर्डर, ये ऑर्डर क्या कहता है आपसे कि ये आपके पास ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है। अब आपने क्या देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है, ये फिनोलिक कंपाउंड है, इसकी कार्बोक्सिलिक से ज्यादा कैसे हो गई, ये देखिए आप लोग बताइए। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और NO2 ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है, पढ़ी थी याद है, NO2 ग्रुप, क्योंकि OH में बार बार वो चीज रिपीट नहीं करूंगा फिर से कि वही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, वही बात आप सब समझ चुके हैं। ये बात है, नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगा, NO2 इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है कि इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। क्या करेगा, अपनी तरफ खींचता है, और खींचने की वजह से इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा उतना ज्यादा वो एसिडिक हो जाएगा। अभी तो आपने बोला था सर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ रहा है, यहाँ पर तो कार्बन पे भी नहीं, यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं घूमेगा, कार्बोक्सिलिक है। बट जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और आप देखेंगे कि ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ आपका NO2 लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस तरीके से रेजोनेंस कर लेगा और ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा, नेगेटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज कर देगा, ये भी स्टेबलाइज करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज पैरा पर है, NO2 भी स्टेबलाइज करेगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर है। इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कहेगा तुम साइड हो जाओ, मुझे लाइन में आगे लगने दो। ये है इसका रीजन। जब हम यहाँ पर बात करते हैं, सेम कहानी यहाँ पर भी होती है, दो NO2 लगे हुए हैं। अब बेसिकली NO2 हमें दिखाते क्या है, -m और -I। -m से भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, -I से। बीइंग नाइट्रोजन -I से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बीइंग रेजोनेंटली एक्टिव -m से भी खींच रहा है। ठीक है, ये बात आप समझ गए बहुत अच्छे से। सेम कहानी यहाँ पर भी हुई है, दो नाइट्रो ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे भारी पड़ गए। ठीक है, इसकी कम हो गई, एक नाइट्रो ग्रुप इस पे भारी नहीं पड़ पाया था इसलिए कम हो गई। बस इतनी टेक्निकल बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये ऑर्डर जो है बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ये वाला ऑर्डर स्पेसिफिकली। ठीक है, अब हम बातें करेंगे ऑर्थोफिनॉल और नाइट्रोफिनॉल के बारे में। चलिए समझते हैं उसके इसको भी। ठीक है, चलिए एक बार आप अलग सी चीजें समझ लीजिए, फिर आपको बेसिक चीजें हलवा लगेंगी। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये आपके पास क्या है, इट इज योर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये क्या है, सिमिलरली पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये है आपके पास में मेटा नाइट्रोफिनॉल। सर आप समझ में नहीं आ रहा, कभी कुछ कह देते हो कभी कुछ कह देते हो, क्या भाई क्या चीज है। अभी तो आपने बोला था कि ये NO2 जो है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर ही लगेगा, अब आपने मेटा पे लगा दिया। हमारे पल्ले तो नहीं पड़ रही, ये वाली बात नहीं पड़ रही ना पल्ले दिमाग में। कैसे हो गया ये कहानी, सब समझूंगा, बस जुड़े रहना चैनल के साथ में, सारे डाउट कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब बताऊंगा। अभी नहीं बता सकता, डिटेल में चली जाएगी वीडियो, बट यस इट फॉर्म्स कैसे बनता है सब सीखेंगे, सब सीखेंगे। बस सीरीज को जो भी चल रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो करते जाओ सब। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये आपके पास में पैरा नाइट्रोफिनॉल। सवाल पूछ लिया मुझसे कि pKa ऑर्डर बता दो, मुझसे सवाल पूछ लिया pKa ऑर्डर बताओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बताओ pKa ऑर्डर बताओ इसका। समझ में नहीं आ रहा क्या कहानी है। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी फोन से रिलेटेड बात ध्यान रखना हमेशा, जब भी आपके पास फोन आ जाए, फोन क्या है, बात करने वाला फोन में फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से जब भी आपका हाइड्रोजन जुड़ता है, जब भी आपका हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, जिस वजह से
वो हाइड्रोजन अपने साथ किसी FON को ही ढूंढता है। कैसे ढूंढेगा? FON को ही ढूंढेगा, या तो वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, या इसके साथ कर लेगा, या इसके साथ कर लेगा। ठीक है, इस वाले केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम दिखेगी, सवाल ही नहीं दिखेगी ज्यादा, यहाँ दिखेगा सवाल। ये जरूरी काम है, ये जरूरी काम है। ये दोनों FO, यहाँ पे क्या होगा, अगर हाइड्रोजन और ये देखिए हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर NO2 और यहाँ पर OH एडजेसेंट पोजीशन पे, ध्यान रखना किस पे है, एडजेसेंट पोजीशन पे। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम देखिए, इसका नाम होता है, क्योंकि जब कभी भी चीज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी तब आप हमेशा उसको इंट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रा। और जब भी दो मॉलिक्यूल में अलग अलग होगी तो उसको इंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटर, INTER, इंटर। क्योंकि अभी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसे मॉलिक्यूल मत समझ लेना मेरे भाई, ठीक है, इसे मॉलिक्यूल मत समझ लेना। ये OH है, ये NO2 है, ये मॉलिक्यूल नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट है जो एक रिंग पे लगे हुए हैं। अगर मैं एक और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाता और बोलता कि इन दोनों में लग रही है, तब वो इंटर होता। ठीक है, अभी इंट्रा ही है क्योंकि पूरा ये एक ही कंपाउंड है। तो इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से क्या होगा, यह हाइड्रोजन पहले इस ऑक्सीजन ने पकड़ के रखा हुआ था, अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन भी आया, इसने भी इस हाइड्रोजन को पकड़ लिया। अब इस हाइड्रोजन को इसने भी पकड़ लिया, इसने भी पकड़ लिया, बीच में से रस्सी हो गई और उसका निकलना मुश्किल हो गया, निकलना मुश्किल हो गया। और अभी हमने देखा था पीछे कि जितनी जल्दी से H बाहर निकलेगा उतनी जल्दी कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे और उसको एसिडिक ऑर्डर में रख देंगे और उसकी एसिडिटी बता देंगे। यहाँ पे तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इन दोनों में चांस है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा फिनॉल का रेजोनेंस करके नेगेटिव चार्ज पैरा पर आया जो कि फर्दर डीलोकलाइज हो गया। यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो आएगा नहीं बेचारा। तो इस वजह से जो NO2 है, NO2 अपना कौन सा इफेक्ट शो करेगा, सिर्फ -I करेगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने मेसोमेरिक पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि कब कोई ग्रुप मेसोमेरिकली एक्टिव होता है, जबकि वो रेजोनेंस कर रहा है, वो मेसोमेरिकली ना होकर के इंडक्टिवली एक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पर वही केस है कि यहाँ पर ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और यहाँ पर ये NO2 -M इफेक्ट शो करेगा। एक ही ग्रुप दोनों इफेक्ट शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। और आप सभी को पता है हमारा एक ऑर्डर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मेसोमेरिक रेजोनेंस इंडक्टिव। ध्यान रखना हमेशा इस ऑर्डर को। MRI, कभी भी कोई सवाल नहीं होगा, हम MRI कर देंगे, उसकी MRI करके पता चल जाएगा सवाल में कमी कहाँ है, ठीक हो जाएगा। चलिए ध्यान से, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मेसोमेरिक भारी पड़ गया इंडक्टिव पे, और जैसे भारी पड़ा तो हमने बोला कि जो 3 नंबर है इसकी एसिडिटी तो सबसे ज्यादा होगी। बट सवाल में हमसे क्या पूछा है, सवाल में हमसे pKa पूछा है, और pKa जो है वो ये ना, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना कम pKa, मतलब तीसरे नंबर का pKa जो होगा वो सबसे कम होगा। तीसरे नंबर का pKa सबसे कम होगा। उसके बाद इसकी और इसकी बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फिनॉल का रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो पा रहा है, इस वजह से सेकंड नंबर जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसका pKa तीसरे के बाद आएगा, और सबसे कम नंबर जो एसिडिक है वो हमारे पास मेटा नाइट्रो होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है। तो आपने कंडीशन देखी, सबसे पहले हमने ऑर्थो की बात करी, ऑर्थो इफेक्ट होता है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, हमें तो कॉन्सेप्ट से जानी है चीजों में, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि ऑर्थो पे हुआ क्या। बेसिकली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिस वजह से हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो गया। तो पहला केस ये था। सेकंड केस क्या है कि नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसमें आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो रही थी और नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस कर पा रहा था। दैट्स व्हाई इसको हमने सबसे कम पे रखा pKa, क्योंकि इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। फिर हमने इन दोनों में जब देखा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है। तो उस केस में हमारे पास ये जीत गया, ये जीत गया, तो इसका नंबर ये। और सबसे कम एसिडिटी इसकी होगी क्योंकि यहाँ पे -I दिखा रहा है। -I इतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा जितना -M खींचेगा, और -M यहाँ पर भी NO2 -M ही शो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इस वजह से
है ना, बाकी pK सबसे ज्यादा होगी, मतलब एसिडिटी सबसे कम होगी अमंग दीज थ्री। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि पैरा, ऑर्थो और नाइट्रोफिनॉल में किस तरीके से कहानी चलती है। और एक बात आप ध्यान रखना, आप कहेंगे कि क्या इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ध्यान रखना इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट कब होगी, जब आप इसी के नीचे एक और फिनॉल, देखिए जो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल रखा है सेम इसको उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है, सेम बिल्कुल डिट्टो, कॉपी में बना देना आप चाहे तो, फिर ये जो OH है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका OH इस तरीके से, और ये जो OH है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। मतलब आपको दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। इसका मतलब पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर। ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो आप ये बात समझ गए कि किस और ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर लेकर के आऊंगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आपको अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, ईथर, जितने भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं उन सबकी बेस बॉइलिंग पॉइंट बताने का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, 144 ऑफ इंटरेक्शंस पे। तो सब डिटेल लेक्चर करेंगे एक ही वीडियो में, बॉइलिंग पॉइंट का केस खत्म कर देंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत डोमिनेट करती है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस तरीके से आपके पास मेसोमेरिक और इंडक्टिव में डिफरेंस आ जाता है। ये आपके पास कोई बेसिक बातें थी जो आपको समझनी थी। आइए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपने मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा। किस तरीके से, बस आप मिक्स क्वेश्चन अगर आप सीख गए ना, अगर ये वैसी कहानी है कि अगर आप जिम में 5 किलो का डंबल उठा रहे हैं तो उसके बाद आपसे कोई बोलेगा कि बेटा 2 किलो का डंबल उठा लो, तो आप कहेंगे ये क्या है, ये तो मैं 2 उंगलियों से उठा लूंगा। ये वही वाली कहानी है। तो हम इतने अच्छी तरीके से 1 सवाल 2 सवाल करेंगे, क्वालिटी सवाल करेंगे, लेकिन वो सवाल ऐसे होंगे कि अगर आपके सामने कोई भी दूसरा सवाल आएगा आप उसे छोड़ेंगे नहीं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। जो अभी तक मैंने पढ़ाया है एसिडिटी के अकॉर्डिंग, अगर आप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन करेंगे 12th क्लास का, आपसे एक क्वेश्चन बनेगा गारंटेड। जितना मैंने पढ़ा दिया सिर्फ उसी के बेसिस पे। अब मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एज देने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझ लेना। बस इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, भले ही ज्यादा ना करवा पाऊँ, लेकिन जितनी करवाऊंगा वो सफिशियंट होगी और मिक्स्ड होगी, आपका दिमाग खुल जाएगा। बस ध्यान से देखना। देखिए ध्यान से, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, okay, this is your second molecule and this is your third molecule. ध्यान से समझते हैं। देखिए ये फर्स्ट है आपके पास, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ध्यान से देखिए कहानी क्या हो, बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपसे बोला इनको एसिडिटी के ऑर्डर में लगा दो, ठीक है। आपने देखा एसिडिटी का ऑर्डर मतलब H+ को लॉस कराना होगा, -4 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? -4 लगा देंगे। लगा दिया -4। आपने देखा यहाँ पे तो H किसी पे नहीं है, तो यहाँ पर तो H है, एक H यहाँ पर है, तो इसी H को हम हटा देंगे, और जैसे हम इस H को हटाएंगे यहाँ पर -4 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस H को हटा देंगे तो इसका मतलब यहाँ पर -4 आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या बन गए? इनके कॉन्जुगेट बेस बन गए। क्या बन गए? कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ही डिटरमाइन करेगी कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, तो उसी समय ये पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? इस एटम पर चला जाएगा। क्या हुआ? ध्यान से समझना मेरी बात को। नेगेटिव चार्ज इस एटम पर गया, इस कार्बन के एटम पर, उसी के साथ में ये पाई बॉन्ड तुरंत यहाँ चला गया। और ये सब हमने सीख रखा है कहाँ? +R रेजोनेंस में। ये आपको सबको पता है। यहाँ पर आप देखेंगे कहानी, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये रेजोनेंस इस तरफ कर देगा। यहाँ क्या कहानी होगी? क्या ये आगे मूव, यहाँ कैसे मूव कर रहा हूँ, क्या ये यहाँ मूव करेगा? नहीं, ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। क्यों? रेजोनेंस की कहानी क्या थी? कॉन्जुगेशन की कहानी। रेजोनेंस की कहानी ये थी कि किसी भी एटम पे अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है तो उसका नेक्स्ट वाला जो एटम है, यानी इस एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका नेक्स्ट एटम sp2 होना चाहिए। क्या ये यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं, ये यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से इसका रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो इसको तो किनारे ही कर दो।
जहां रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ये तो बात हमें पता चल गई कि थर्ड ऑर्डर की जो एसिडिटी है वो सबसे लीस्ट होगी। ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इनकी बातें करते हैं। जैसे ही इसका रेजोनेंस बना, मैं इसका रेजोनेंस करके दिखाता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना, बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज। ये कुछ इस तरीके से कहानी बनी है, मतलब अब ये नेगेटिव चार्ज फर्दर यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ रेजोनेंस कर लेगा। समझ गए आप मेरी बात को? ये नेगेटिव चार्ज कहाँ गया? देखिए, पहले ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ गया, यहाँ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करी और यहाँ जो पाई बॉन्ड था वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना गया। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज फर्दर आगे गया और इसने यहाँ पर रेजोनेंस करके अपने ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कैरी कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या जैसे ही मैं इसको पोलैरिटी दिखाऊंगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये पाई यहाँ भी घूम जाएगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि इस सिस्टम में, पीछे जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होने की वजह से, उस वजह से ये एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्डेड है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों है? क्यों है? यहाँ भी sp2 पहले से ही था, यहाँ भी पहले से ही sp2 था, यहाँ भी sp2 क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस में एक्टिव भी हो रहा है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर लेता है, sp2 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब जो भी मेरे पास एक रिंग दी हुई है 4 मेंबर की, उसमें चारों एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूं इसका इलेक्ट्रॉन काउंट मुझे बताइए, तो आप मुझे बताएंगे कि ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है। और इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पर किसका देखेंगे? ये देखिए, सिर्फ इसका, इस दो का देखेंगे। यहाँ पर 0, यहाँ पर sp2 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 sp2। इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पर क्या है बताइए आप मुझे, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आपके पास में? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूमा आपके पास में, इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर सिर्फ 2 ही हैं। कितने हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सिस्टम कैसा बन जाएगा? ये सिस्टम आपका बन जाएगा एरोमेटिक। और एरोमेटिक सिस्टम हमें पता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर आप कहानी देखेंगे, यहाँ पर आपने देखा नेगेटिव चार्ज क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है, उस वजह से ये नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाएगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? डबल बॉन्डेड है, sp2 हो जाएगी। इसकी भी क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? ये sp2 ही हो जाएगी इसकी भी। इसका मतलब क्या है? यहाँ भी चारों कॉर्नर्स जो है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। इलेक्ट्रॉन काउंट अगर मैं आपसे पूछूंगा तो नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ही रेजोनेंस भी होगा। तो क्या ये सिस्टम भी मैं एरोमेटिक कह सकता हूँ? आप बताइए जल्दी से मुझे। ये क्या ये तीनों सिस्टम एरोमेटिक हो जाएंगे? ये चारों मिला करके यस हो जाएंगे रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। अगेन पाई बॉन्ड ही वो आगे मूव करेगा नेगेटिव चार्ज की हानि की वजह से। अब यहाँ से मैं ये कहानी तो समझ गया कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन काउंट 2 का ही, अरे 2 ही लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का काउंट, 2 इलेक्ट्रॉन का काउंट यहाँ है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का ही काउंट था। इसका मतलब ये स्पीशीज भी कैसी होगी? ये स्पीशीज भी एरोमेटिक होगी। अब तो सिर में दर्द बढ़ता जा रहा है, सर बता दो आंसर क्या होगा? देखो ध्यान से, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, तो क्या 1 = 2 नहीं लिख सकता मैं? क्या ही लिख सकता? अरे नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। ये दोनों एरोमेटिक हो गए, फिर भी मैं 1 = 2 नहीं लिख सकता। इन दोनों की एसिडिटी बराबर थोड़ी है। ध्यान से समझो, सारी पढ़ाई को कूड़ा करकट मत कर देना, ध्यान से देखो। इंडक्टिव इफेक्ट पहला ही लेक्चर है हमारा, बिल्कुल पहला लेक्चर। उसमें हमने सबसे पहले यही सीखा है कि माइनस चार्ज कौन अपने ऊपर रखना पसंद करता है, कौन पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखना पसंद करता है। ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन ही कहाँ पर हुई है? नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन ही हुई है हमारे कार्बन पर। कहाँ पर हुई है? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हुई है। किसमें? सेकंड वाला केस है, ये सेकंड केस है, ये वाला केस में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कहाँ हुई? तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन ही कहाँ पर हुई? ऑक्सीजन पर हुई। कहाँ पर हुई? ऑक्सीजन पर हुई। ठीक है, और आपने बहुत पहली बार ही पढ़ लिया था कि ऑक्सीजन अपने पास नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करता है, इररेस्पेक्टिव कौन है कौन नहीं है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, ऑक्सीजन अपने पास नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करता है, मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन फेवरेबल है।
क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की स्पीड, जो बनने की स्पीड है, फेवरेबल कितना है, कितना फीजिबल, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। यहाँ पर क्या है, कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना मौत के समान है, मौत के समान, बहुत मुश्किल से निकलेगा, बहुत मुश्किल से। जब निकलेगा तब कहानी करेगा वो आगे जरूर, बट उसका निकलना इतना मुश्किल है कि वो अपनी एसिडिटी इतनी तरीके से नहीं दिखाएगा। यही रीजन था कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को हमने पहला से कम रखा था। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके हाइड्रोजन का बाउंडेशन बढ़ा रहा है, उसको निकलना नहीं दे रहा, उसको फ्री नहीं रख रहा, उसको बांध के रखा हुआ है अपने साथ में। सेम कार्बन भी यहाँ पर उसी तरीके का कुछ काम कर रहा है, उसे निकलने ही नहीं दे रहा आसानी से। क्यों? क्योंकि कार्बन अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही नहीं है, इस वजह से नहीं चाहता। तो इस वजह से हाइड्रोजन का लॉस बहुत मुश्किल होता है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कहानी वहीं खत्म हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं, अब आप कहेंगे सर आप कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, यस आया है, बट उसके साथ आप एक चीज और देखिए, जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज आया फर्दर कहाँ पे चला गया, ऑक्सीजन पे चला गया। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे तो आपको दिखेगा कार्बन भी यहाँ पर भी है, कार्बन भी यहाँ पर भी है, बट फॉर्मेशन कहाँ पर सबसे जल्दी हुई है, सबसे जल्दी फॉर्मेशन ही नेगेटिव चार्ज की इस सिस्टम में हुई है। इस वजह से पहला वाला जो हमारा सिस्टम है वो सेकेंड वाले से ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, H+ का निकलना, जल्दी से निकलना, जितनी जल्दी डिसोसिएट करेगा उतनी जल्दी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा। फर्स्ट विल बी मोर एसिडिक। आई होप ये आप समझ गए होंगे कि एरोमेटिसिटी भी किस तरीके से एसिडिटी में इन्वॉल्व हो जाती है। बहुत अच्छे से समझे हैं या नहीं समझे हैं पता नहीं, अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट में मुझे बता देना। मैंने अपनी बेस्ट नॉलेज जितनी मैं बता सकता था मैंने आपको बताई। ये आपके पास एक एरोमेटिसिटी और रेजोनेंसली एसिडिटी का क्वेश्चन हो गया है। एक और क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। चलिए चलिए अब देखते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी एसिडिटी को बाइंड अप करेंगे। ध्यान से समझेंगे आप दो क्वेश्चंस को। सबसे पहले यहाँ मेरे पास रहेंगे, और एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा कि जो बेंजोइक एसिड होता है उसकी एसिडिटी पिक्रिक एसिड से कम होती है। मैं वहाँ लिखना भूल गया था तो आप यहाँ लिख लीजिए। जो पिक्रिक एसिड होता है हमने पढ़ा था 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, उसकी जो एसिडिटी होती है वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी बेंजीन के ऊपर जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो डोमिनेट कर जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पास OH है, ये आपके पास सिस्टम है। मैं कुछ ग्रुप्स लगाऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले मैंने यहाँ लगा दिया क्लोरीन। आप चाहें OH की जगह COOH रख लेना, सेम फैमिली में, ध्यान से समझ लेना, लेकिन सब में सेम कहानी होगी। ये मैंने अपने पास कुछ 5 कंपाउंड लिखे, ठीक है। इनमें मुझे बताना है कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। मुझे एसिडिटी का ऑर्डर जानना है। ये मेरे पास कंपाउंड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ध्यान से देखिए आप कहानी, बहुत ध्यान से समझना सब कुछ। सबसे पहले जब भी एसिडिटी और बेसिसिटी का सवाल आएगा, सबसे पहले आप देखेंगे ऑड वन आउट। मार्क माय वर्ड्स, ऑड वन आउट। आपने देखा यहाँ पर क्लोरीन है या OMe है या Cl है या NO2 है या NH2, ठीक है, ऑड वन आउट यही है। तो इसका मतलब आप देखिए Cl कैसा ग्रुप होता है, -I या +M। इस बारे में भी हम बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, तो आपको पता होगा ये अपना मेसोमेरिकली इलेक्ट्रॉन उतना दे नहीं पाता जितना खींच लेता है, तो इस वजह से यहाँ पर इसका -I इफेक्ट ही शो होगा। आपको पता है वाली कहानी। OMe मतलब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। कार्बन और ऑक्सीजन सेम फैमिली के होते हैं, सेम मंजिल, हम पढ़ चुके हैं, याद करिए। तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन ईजियर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ईजियर हो जाता है, जिस वजह से इसका +M ज्यादा होता है और -I कम होता है। ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, बट टेंडेंसी इतनी कम होगी कि उसका मेसोमेरिकली
डोमिनेट कर जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे नहीं, बट आप ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर अब भाई साइनाइड तो बेचारा है ही, सिर्फ किस लिए, माइनस एम दिखाने के लिए आया है जीवन में। NO2 सेम उसी का भाई, माइनस एम दिखाने के लिए आया, और माइनस आई भी दिखाएगा। ये तो दोनों तरफ से चट्टे फट्टे है इसका, माइनस एम माइनस आई दोनों दिखाएगा। और NH2 बेचारा लोन पेयर लेके बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ही करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन अगेन सेम फैमिली के हैं। बच्चे को सेम मंजिल पे जाना आसान होता है, याद आई कुछ कहानी। तो जब आसान होता है तो इसका मतलब यहाँ पर मेसोमेरिक डोमिनेट कर जाएगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू जो माइनस आई विड्रॉ करने की टेंडेंसी थी वो कम हो जाएगी और मेसोमेरिकली डोनेशन ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से ये भी प्लस एम हो जाएगा और माइनस आई इसका डोमिनेट नहीं कर पाएगा। हमने सबके नीचे उनकी कहानी लिख दी। कभी भी एग्जाम में सवाल आएगा इसी थ्रू करेंगे काम, याद रखें, इसी थ्रू काम करेंगे। अब देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा है एसिडिटी की हम बातें कर रहे हैं, एसिडिटी की बातें कर रहे हैं। एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है, माइनस वाले इफेक्ट्स पे। जितने माइनस इफेक्ट्स होंगे उतनी ज्यादा हमारे पास एसिडिटी होती है, और जितनी ज्यादा जो हमारी रिंग होती है, जितना ज्यादा हमारी स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी तो उसकी भूख खत्म हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन रिच भूख खत्म होने की वजह से उसकी एसिडिटी हमेशा कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। एसिडिटी हमेशा कब होती है, खाली पेट होती है। खाली पेट का मतलब क्या, यहाँ भी सेम कहानी है। एसिडिटी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, खाना कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन खाना है ना इनका, वो खाना जब कम हो जाएगा इनका तो इनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। खाना सबसे कम किसमें हो रहा है, माइनस एम माइनस आई, इलेक्ट्रॉन भर भर के खींच रहे हैं। सेम माइनस एम और माइनस आई, ये भी साइनाइड बहुत ज्यादा माइनस आई शो करता है। ये दोनों माइनस एम माइनस आई भर भर के शो कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर क्या था, याद है आपको, CF3 NO2 एंड देन CF। तो इसका मतलब ये जो 4th नंबर का कंपाउंड है, इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास साइनाइड आएगा, तो साइनाइड है हमारे पास 3rd नंबर का, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, ये भी हो गया। अब आइए प्लस एम माइनस आई। अब आप सबको पता है, मैंने अभी बोला आपको कि माइनस इफेक्ट्स एसिडिटी को बढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्लोरीन डोनेशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा। और क्यों इसका प्लस एन डोमिनेंट नहीं है उनके कंपैरिजन में, ये आप प्रीवियस लेक्चर मेसोमेरिक का देख लेना, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दी है इसकी, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। समझ लोगे, आंखें खुल जाएंगी केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से माइनस आई इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट इनके कंपैरिजन में तो कम ही होगा ना, क्योंकि माइनस है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब विड्रॉ करेगा तो विड्रॉ करने के साथ साथ भूख बढ़ जाएगी बेचारे की, खाली पेट है तो एसिडिटी भी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट नंबर। अब हमारे पास O और नाइट्रोजन दोनों ही प्लस एम। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ये करेंगे कि ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना ज्यादा पसंद करता है, नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना ज्यादा पसंद करता है। सेम कहानी, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो चाहता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन रहे, क्योंकि यहाँ पर जब रेजोनेंस होगा, ध्यान रखना, रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड आएगा तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज की वजह से क्या ऑक्सीजन स्टेबल हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बेचारे को वैसे इलेक्ट्रॉन की भूख रहती है, तुम उसको और खाली पेट कर दोगे, 2 दिन भूखा रख के वो जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। तो नाइट्रोजन से कहेगा भैया तुम ही पहले इलेक्ट्रॉन ले लो, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको ज्यादा प्यार नहीं है खाने से, तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन। ये भी हमने डिटेल में बात कर चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, जाके जरूर देखिएगा सब लेक्चर्स। इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक रेजोनेंस बहुत ध्यान से देखना जरूरी है, उसके बाद ये सब चीज अच्छे से समझ में आती है। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो गया लोन पेयर पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जब तक स्टेबल नहीं रहेगा। इस वजह से नाइट्रोजन जो है, क्योंकि सेम फैमिली है ना ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन NOF सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, इस वजह से हम इनका कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं। तो और देखिए क्लोरीन भी सेम काम ही करता है, बट यहाँ पर फैमिली पीरियड चेंज हो गया, 3rd पीरियड, इसलिए हमने यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करा है। ध्यान से, सब चीजें लिंक्ड हैं आपस में, सब लिंक्ड है। तो O और N की कहानी समझ में आ गई आपको। N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन मतलब प्लस M किसका ज्यादा होगा, प्लस M इसका ज्यादा होगा, मतलब ये प्लस M ज्यादा दिखा रहा है, मतलब एसिडिटी कम करेगा। इसका प्लस M थोड़ा कम है, तो उसके कंपैरिजन में इसकी एसिडिटी थोड़ी ज्यादा होगी। 5th, ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, बताइए मुझे।
कि इसकी एसिडिटी सबसे कम क्यों करी मैंने, क्योंकि इसका प्लस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत 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 ज़्यादा एक्टिव है, इस वजह से इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑर्डर मैंने आपको लिखवा रखा है, उसे आप फॉलो करिएगा ध्यान से। मैंने आपको अभी तक इतने क्वेश्चंस करा दिए, इतने भी नहीं कराए लेकिन जितने कराए हैं और आप उसी को फॉलो कर लेंगे, एनसीईआरटी से बाहर तो इसमें कोई सवाल है नहीं। और कंपटीशन में जो आएगा जितनी नॉलेज आपको करा दी है उसी से हो जाएगा। अब आप कोई और सॉल्व करा देता हूँ बस कॉन्जुगेट बेस वाला, बस वो और देख लीजिए, फिर अपने लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। देखिए ध्यान से, एक है हमारे पास एल्काइल ग्रुप, उससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक है आपके पास में NH2, उससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक है आपके पास में C∼CHH, उससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक है आपके पास में RCOOH। ठीक है, ये आपके पास 4 कंपाउंड। मैंने बोला जल्दी से बता दो भाई एसिडिटी किसमें होगी, तो आपने कहा सबसे पहले आप बहुत समझदार H हटा देंगे। जब आप H हटा देंगे तो कुछ ऐसी सी कहानी इन सबके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। इसको अगर और सुंदर तरीके से लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में। अब बताइए, बहुत देर सर आप कह रहे थे ये R, अच्छा ये R क्या है, ये R एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, होगा कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो R है बेसिकली नेगेटिव चार्ज किस पर है, कार्बन पर ही है, तो ये R को कार्बन माइनस ही देखना हमेशा, ठीक है, एल्काइल पर माइनस चार्ज। अब आप बताइए सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस किसका स्टेबल है। आपने देखा सर अभी तो आपने इसको बहुत गालियां सुनाई, इसे तो पीछे कर देंगे, इसी की बातें हम करेंगे सर, यहाँ भी कार्बन पे माइनस चार्ज है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से हार जाता है, ये हमें पता है। बट हमें ये भी पता है कि अगर sp कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाएगी। अरे सर ये हमको याद आ गया, इंडक्टिव के लेक्चर में हमने पढ़ा था तो यहाँ पर लगाओ ना उस चीज को। ये नाइट्रोजन कैसा है, यहाँ पर sp3 है, ये कार्बन यहाँ पर कैसा है, sp कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। जब sp कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp वाले कार्बन की ज्यादा है तो इसका मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रखना ज्यादा पसंद करेगा। जब ज्यादा रखना पसंद करेगा तो इन दोनों में तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इसमें ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर चलता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये हमारे पास एक ही पीरियड के एलिमेंट होते हैं। फ्लोरीन यहाँ पर किसी से जुड़ा नहीं है, उसको हटा दो। CNO, C यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हमारे पास शो कर रहा है, C यहाँ पर लिखा, बट C का ये वाला केस आपको जनरली पता होता है, ये वाला केस मैंने भी आपको बताया था, इंडक्टिव के लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो कार्बन sp जो होगा वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छे से रखेगा, इस वजह से इसकी एसिडिटी ज्यादा है, नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज रहेगा यहाँ पर। दूसरी के ये समझिए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, सबसे पहले इसको हटा दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अरे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस भी कर रहा है, दोबारा घूम के नेगेटिव चार्ज बन भी ऑक्सीजन पे ही रहा है। इतना ज्यादा स्टेबल तो भैया इनमें कोई भी नहीं हो सकता, कंपैरिजन ही नहीं है, इनसे कोई टक्कर ही नहीं ले सकता। तो ये आपके पास ऑर्डर बनेंगे एसिडिटी का। तो ये देख लीजिए आप सब, ये हमने एक एसिडिटी का आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, क्वेश्चंस भी करे, कुछ हटके क्वेश्चंस करें, अगर आपको अच्छे लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम और ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम। एनसीईआरटी में अब आप कोई भी क्वेश्चंस करेंगे, कोई भी चैप्टर का हो चाहे, सब आपसे हो जाएंगे। और बस इसी तरह अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप बस कमेंट में मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। और बस सीरीज़ को फॉलो करते जाइए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चैनल पे कंटेंट है कम्प्लीटली वेरीफाइड है सब कुछ, कुछ भी एक भी चीज़ आपको गलत नहीं दिखेगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये सर गलत लग रहा है, ये कुछ है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस चीज़ को डाउट क्लियर करूँगा।